दोस्तों नमस्कार। सियासत जो ना करवा दे वैसा ही। कृषि सुधार कानून जो वापस लिए गए हैं उनको लेकर जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं उसका लब्बो लुआब यही है, क्योंकि जहां सरकार यह कह रही है, प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, देश की केंद्र की एनडीए सरकार यह कह रही है कि हालांकि किसानों के हित के कानून थे, लेकिन क्योंकि कुछ किसान नहीं माने तो इसलिए वापस लेना पड़ा। तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं क्योंकि वोटों की राजनीति कहें तो पूरी नहीं हो पा रही थी इसलिए लेना पड़ा। बहरहाल मंगलवार को कृषि कानूनों को लेकर जो 14 महीने से विवाद चल रहा था, माने तो एक तरह से सुलझ गया। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंगलवार को सुबह मोहर लग गई और इसके साथ ही तीनों कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई। 2022 की शुरुआत में होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिहाज से विपक्षी दल इसे अभी भी पॉलिटिकल कवायद कह रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये राजनीतिक कवायद है, किसानों के चेहरे की खुशी लाने की कवायद है, या सियासी जमीन तलाशने की और तराशने की कवायद है, यह तो समय बताएगा। लेकिन जो होना चाहिए था 14 महीने पहले से ही, आखिर वह आज हो रहा है। मैं इस बात में भी नहीं जाऊंगा कि इसमें किसान का फायदा है या नुकसान। कृषि कानून किसान के हित में थे या अहित में थे, लेकिन इतना जरूर है कि अगर इनको वापस लिया जाना था तो फिर देर ज़्यादा हो गई, समय से हो जाना चाहिए था। खैर, मैं आपसे चुनावी चर्चा भी करूंगा इसी के बीच में ही, और किसान कानून, कृषि कानून किस प्रकार से वापस होंगे वह भी बताऊंगा। दोस्तों, यूपी, उत्तराखंड व पंजाब की 314 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन्हें किसान काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। हालांकि चुनावों में अब केवल 5 महीने के लगभग का समय बचा हुआ है, तो बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जिस सोच के साथ में यह कानून वापस लिए गए हैं, बीजेपी को कितनी पॉलिटिकल एनर्जी मिल पाएगी। और दूसरी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में अब चुनावी कसरत पूरे परवान चढ़ने लगी है। कहें तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी छोटे राजनीतिक दलों के साथ प्रेम की पींगें बढ़ा रही हैं, माने तो कुनबा बड़ा कर रही हैं ताकि सत्ता की दहलीज पर मजबूत दस्तक दे सकें। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टी के नेताओं को भगवा रंग में रंगने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। यानी कि विस्तारवादी कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ावा देना और शुरू कर दिया है, और उसकी वानगी यह थी कि मंगलवार को कांग्रेस व बहुजन समाज पार्टी की विधायकों अदिति सिंह और वंदना सिंह भाजपा में शामिल हो गई। दोस्तों, पहले बात करूंगा कृषि कानूनों के वापसी पर। तो प्रकाश पर्व के दिन यानी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगले संसद सत्र में कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। वह प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। कैबिनेट की बैठक के साथ ही यह तय हो गया कि अब इसी संसद सत्र में कानून वापस हो जाएंगे। एक्सपर्ट के मुताबिक संसद सत्र शुरू होने के बाद कम से कम 3 दिन में यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संसद सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, यानी माने तो दिसंबर के पहले दिन कानून वापस हो जाएंगे। यानी कि आज से सही 1 सप्ताह बाद कानून वापसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। संविधान विशेषज्ञ रजनीश बताते हैं कि किसी भी कानून को वापस लेने की प्रक्रिया भी उसी तरह होगी जिस तरह से कोई नया कानून बनाया जाता है। आपको ध्यान होगा, मैंने इस बारे में 19 तारीख को भी आपसे चर्चा की थी। तो सबसे पहले सरकार संसद के दोनों सदनों में इस संबंध में बिल पेश करेगी। संसद के दोनों सदनों में से ये बिल बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी उस पर अपनी मोहर लगाएंगे। राष्ट्रपति की मोहर के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही कृषि कानून रद्द हो जाएंगे।
इसकी एक प्रक्रिया यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार सीधे एक प्रस्ताव ला सकती है, प्रस्ताव भेज सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले से भी मामला लंबित है। तो कानून विशेषज्ञ ऐसा भी मानते हैं कि एक प्रक्रिया वह भी है। लेकिन जिस प्रकार से कैबिनेट की बैठक में आज तय हो गया, तो इससे स्पष्ट है कि संसद के सत्र में ही सरकार कृषि कानूनों को रद्द कराएगी। दोस्तों, जो कृषि है, खेती है, ये जो 5 चुनाव होने जा रहे हैं मार्च 2022 में जो संपन्न होने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, तो इनमें से 3 राज्यों की इकोनॉमी का आधार कृषि है। 3 राज्य यानी कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इनमें काफ़ी हद तक कृषि और खेती चुनाव को प्रभावित करती है। किसान खेती को चुनाव को प्रभावित करते हैं। और माने तो इन तीनों राज्यों की करीब 75% इकोनॉमी कृषि पर आधारित है। यानी कि किसान ही नहीं, मजदूर से लेकर व्यापारी तक सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़े हुए हैं। खासतौर पर पंजाब और उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो कृषि से जुड़े फैसले में बेहद प्रभावित करना माना जाता है, या ये बेहद प्रभावित करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की। 403 विधानसभा सीटें हैं यूपी में। उनमें से लगभग 210 सीटों पर हार जीत का आंकड़ा, हार जीत का फैसला किसान तय करते हैं। सियासी लोग मानते हैं कि इसी फैक्टर ने पिछले 1 साल से कृषि कानूनों पर अड़ियल रवैया अपनाए बैठी मोदी सरकार को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया। मैं इसके ज़्यादा कहूँ तो तथ्य में नहीं जाना चाहूँगा, या इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात आ तो रही है कि चुनावी फैक्टर भी इसके पीछे रहा है। और सियासी लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को चुनाव तक नाराज नहीं करना चाहती। खासतौर पर वेस्ट यूपी यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि कानूनों को लेकर बनी नाराजगी ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। यहाँ के जाट समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और केंद्र में सत्ता दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आप याद कीजिए 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव और 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बम्पर वोटों की खेती की थी भाजपा ने वेस्टर्न यूपी में। जातिगत समीकरण पे जाएं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 12% जाट वोट हैं, लगभग 32% मुसलमान वोट हैं, लगभग 18% दलित वोट हैं तथा अन्य और ओबीसी लगभग 30% हैं। किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित एरिया रहा वह गाजीपुर बॉर्डर था और वहाँ पर जाट समुदाय के किसान बैठे दिखाई दिए। ये समय समय पर दिखा भी, और जब एक बार ऐसा हुआ था, आपको ध्यान होगा 26 जनवरी को जब आंदोलन लग रहा था कि समाप्त हो जाएगा, जब राकेश टिकैत बैठ गए थे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे जिन्होंने उस किसान आंदोलन को बड़ी मजबूती दे दी थी। दोस्तों, जब पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिक्र हो रहा है तो बागपत और मुजफ्फरनगर ये दोनों जाटों के गढ़ हैं और दोनों पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रही एक तरह से भारतीय किसान यूनियन का गढ़ सिसोली भी मुजफ्फरनगर में है और जाट समुदाय के परंपरागत झुकाव वाले राष्ट्रीय लोकदल की राजधानी कहलाने वाला छछरौली भी बागपत में आता है। बागपत से चौधरी चरण सिंह सांसद बनते रहे, चौधरी अजीत सिंह सांसद बनते रहे, जयंत चौधरी भी बागपत से राजनीति करते रहे और छछरौली से विधायक भी रहे थे। तो माने तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो जाट बेल्ट है बड़ा, वो उस चुनाव को प्रभावित करता है पूरी तरह से। और इस सब को देखते हुए सियासी लोग मानते हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना सबसे बड़ा कारण था कि राजनीति यानी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में राजनीतिक जमीन कहीं खो ना जाए, कहीं छिन ना जाए। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब की 77 सीटों पर जो कृषि किसानी से जुड़े हुए लोग हैं वो 77 सीटों का गणित बिगाड़ और बना सकते हैं। कहें तो किसान आंदोलन में सबसे अहम भूमिका भी पंजाब के किसानों ने ही निभाई थी। हरियाणा के लोग तो बड़े भली प्रकार से जानते हैं कि हरियाणा के अंदर शुरू ही पंजाब के किसानों ने किया था।
और अंत तक पंजाब के किसान ही जमे रहे। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 40 शहरी हैं, 51 सेमी अर्बन कह सकते हैं यानी कि शहरी और देहात मिक्स है, और 26 रूरल सीटें यानी कि 26 प्योरली ग्रामीण सीटें हैं। माने तो जो 51 सीटें सेमी अर्बन हैं उनको भी रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित करता है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि 77 सीटें ऐसी हैं जहां पर कृषि कानून अपना प्रभाव डाल सकते हैं, यानी कि कृषि कानूनों की वापसी से भारतीय जनता पार्टी वहां भी राजनीतिक जमीन तलाश सकती है और उसको यानी कि मांझ सकती है एक तरह से माने तो। पंजाब का जो एरिया है मालवा, माझा और दोआबा एरिया में बटा हुआ है। सबसे ज़्यादा सीटें हैं 69 जो मालवा में हैं, और दोस्तों मालवा में ज़्यादातर सीटें रूरल हैं, वहाँ पर किसानों का दबदबा है और यही इलाका पंजाब की सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भारतीय जनता पार्टी की निगाहें इसी इलाके में मतदाताओं के बीच सेंध लगाने पर हैं। साथ ही साथ इन कानूनों की वापसी से जहां कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर के गठबंधन की राह एक तरह से प्रशस्त हो रही है उनकी, अमरिंदर सिंह और भाजपा की। मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बताया है कि कृषि कानून वापसी का अगर सबसे बड़ा फायदा किसी को हो रहा है तो वह अमरिंदर सिंह को हो रहा है। उन्होंने इसका श्रेय भी खुद को लिया है। खुद ही उन्होंने कहा कि 19 तारीख को उनकी सुबह भी प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी। भविष्य तय करेगा कि गठबंधन कैसा होगा, किस तरह से होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन आज के समय में मैं ये मानता हूं और सभी मानते हैं कि अमरिंदर सिंह सबसे बड़े फायदे में है। जहां अमरिंदर सिंह वाली बात है तो वहीं दूसरी बात यह भी है कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर ही अकाली दल ने भाजपा को छोड़ा था। बहुत पुराना गठबंधन था, एनडीए में अकाली दल बादल बहुत बड़ी पार्टी थी, और कृषि के मुद्दे पर जब कृषि कानून वापस नहीं हो रहे थे तो हरसिमरत कौर बादल का बयान आपको याद होगा, उनके तीखे तेवर आपको याद होंगे कि उन्होंने किस प्रकार से गुस्से में आकर के इस्तीफा दिया था, अपने बयान दिए थे और अकाली दल एनडीए से अलग हो गया था। तो सियासी लोग यह भी मान रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि पंजाब के अंदर अकाली दल बादल और भारतीय जनता पार्टी का एक बार दोबारा गठजोड़ हो जाए, यानी कि अकाली दल दोबारा एनडीए में शामिल हो जाएं। नज़र सभी की इस पर रहेगी कि भविष्य क्या आएगा। तो मैंने अभी आपसे बात की उत्तर प्रदेश और पंजाब की, अब चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। छोटा राज्य है, 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ का राजनीतिक परिदृश्य है उसके हिसाब से 70 में से 27 सीटें ऐसी हैं जहाँ का समीकरण किसान बदल सकते हैं। उत्तराखंड के छोटा राज्य होने के बावजूद वहाँ का पूरा मैदानी इलाका कृषि पर आधारित काम धंधा करने वालों का है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या फिर किसानी पर आधारित व्यापारी। राज्य विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिनमें से राजधानी देहरादून समेत मैदान के 4 जिलों की 27 सीटों पर किसानों की नाराजगी बहुत अहम साबित होती है। देहरादून जिले के विकासनगर, सहसपुर, डोईवाला और ऋषिकेश सीट पर, हरिद्वार जिले में शहर सीट को छोड़कर 11 में से 10 सीटें, उधम सिंह नगर की 9 सीटें, नैनीताल जिले की रामनगर, कालादुंगी, लालकुआं और हल्द्वानी विधानसभा सीट पर किसान किसी का भी खेल बदल सकते हैं। वहां का किसान 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन सियासी लोगों का मानना है कि कृषि कानूनों की वापसी से भारतीय जनता पार्टी ने वहां डैमेज कंट्रोल कर लिया है और हो सकता है वैसे पूरी तरह से कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की। उत्तर प्रदेश में चुनावी रंग पूरी तरह से चढ़ने लगा है। सत्ता की दहलीज पर मजबूत दस्तक देने के लिए अखिलेश यादव लगातार रणनीति बना रहे हैं और उनकी रणनीति का हिस्सा है कि वे छोटे राजनीतिक दलों से प्रेम की पींग बढ़ा रहे हैं, यानी बोलें तो अपने कुनबे को बड़ा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मंगलवार को जयंत चौधरी से मुलाकात हुई थी। चौधरी जयंत से मिले थे अखिलेश यादव लखनऊ में। अखिलेश यादव के निवास पर बड़ी उनकी बैठक चली थी और राजनीतिक सूत्र तो यह बता रहे हैं कि वहाँ लगभग सब कुछ फाइनल हो गया।
थोड़ी सी सीटों को लेकर के, सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी ऊहापोह की स्थिति है तो सही, लेकिन लग रहा है कि यह गठबंधन तय है। अखिलेश यादव 30 सीट देना चाह रहे हैं और जयंत चौधरी 50 सीट चाह रहे हैं। जो पॉलिटिकल सूत्र बता रहे हैं वो यह है कि 38 सीटों पर समझौता हो सकता है या हो चुका है। 30 सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर प्रत्याशी उतरेंगे और 8 सीटों पर साइकिल पर बैठ करके लोकदल वाले कैंडिडेट आएंगे। यानी कि 38 का समीकरण इस तरह बटेगा कि 30 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल खुद लड़ेगी और 8 प्रत्याशी वह राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी को देगी। यह कोई प्रयोग नया नहीं है दोस्तों, पहले भी होता रहा है। आपको याद दिलाऊं, मैं हरियाणा के अंदर जब 1989 के अंदर चुनाव हुआ था लोकसभा का और गठबंधन हुआ था इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का, तो उस गठबंधन में 6 और 4 सीटों पर लड़ने की बात चली थी। यानी कि 6 सीटों पर लड़ रही थी भाजपा और 4 सीटों पर लड़ रही थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो। तो बीच का रास्ता यह निकाला गया था कि किशन सिंह सांगवान शामिल हुए थे बीजेपी के अंदर लोकदल से, और वो लोकदल के प्रत्याशी थे, पर सिंबल उनके पास भाजपा का था, कमल का फूल था। हालांकि उसके बाद वे भाजपा के होकर ही रह गए, वापस आए नहीं कभी लोकदल में, और उनका पुत्र भी भाजपा की राजनीति करता रहा। लेकिन गठबंधन जब करने हो तो छोटे मोटे फैसले भी, समझौते भी होते हैं, और मैं समझ रहा हूँ उसी समझौते की राह पर इस समय जयंत चौधरी भी हैं, और संभवतः यह अलायंस जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा। दूसरा अलायंस अपना दल की जो कृष्णा पटेल हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है अखिलेश यादव से। अपना दल 2 धड़ों में बंट चुका, आपको पता ही होगा। तो जिस अपना दल के जिस गुट को कृष्णा पटेल लीड करती हैं, वे अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण जो मुलाकात थी वो बुधवार को हुई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह मिले अखिलेश यादव से। जानकारी यह मिली है कि एनसीआर की सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना दावा कर रही है और शायद यह भी चुनावी गठबंधन हो जाए। बड़ी बात यह है, अखिलेश यादव ने बोल दिया कि ओवैसी को ना, यानी कि ओवैसी से वो कोई गठबंधन नहीं करने वाले। तो यह तो बात थी समाजवादी पार्टी की। अब बात करते हैं यूपी चुनाव में भाजपा की। तो भारतीय जनता पार्टी की जो विस्तारवादी नीति है, विस्तारवादी कार्यक्रम है, दूसरे दलों के लोगों को जो भाजपा में शामिल कराने की उनकी पॉलिसी है, उसके तहत बुधवार को कांग्रेस की रायबरेली से विधायक हैं। रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। तो रायबरेली की सांसद विधायक अदिति सिंह और बहुजन समाज पार्टी की आजमगढ़ से के उस एरिया की विधायक है वंदना सिंह, वे दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। रायबरेली सदर से कांग्रेस की जो विधायक अदिति सिंह है वो बहुत दिन से बागी थी। बुधवार को भाजपा में शामिल हुई, लेकिन उनकी नाराजगी बहुत लंबे समय से चल रही थी। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने इन दोनों विधायकों को पार्टी में शामिल कराया। अदिति सिंह जो हैं वे बाहुबली नेता रहे हैं। अखिलेश कुमार कांग्रेस में हमेशा राजनीति की, उनकी पुत्री हैं, और अखिलेश कुमार के स्थान पर ही वे विधायक चुनी गई थी। अखिलेश रायबरेली सदर सीट से 5 बार विधायक रह चुके थे। रायबरेली में उनकी अच्छी खासी पैठ थी और गांधी परिवार से नजदीकियां भी। अगस्त 2019 में अखिलेश सिंह का निधन हो गया और पिता के निधन के बाद अदिति सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। पिछले काफी समय से वे खुलकर कांग्रेस के खिलाफ बोल रही थी, लेकिन टेक्निकल रूप से वे अभी तक कांग्रेस में बनी हुई थी। 21 नवंबर 2019 को अदिति सिंह ने पंजाब के नवा शहर से कांग्रेस विधायक अंगद सैनी से शादी कर ली थी। राजनीतिक सूत्र मानते हैं कि अदिति सिंह के भाजपा में शामिल होने का बड़ा नुकसान अंगद सिंह सैनी को हो सकता है। अंगद सिंह सैनी, मैंने बताया कि पंजाब के नवा शहर से विधायक हैं कांग्रेस के, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का गढ़ है, संसदीय क्षेत्र है। तो ऐसे में उनका गुस्सा होना भी जायज़ है। अगर अदिति सिंह पाला बदल करती हैं तो यह उनके पति के लिए भारी पड़ सकता है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। आजमगढ़ के सगड़ी सीट से जो बसपा विधायक वंदना सिंह शामिल हुई,
वे भी बसपा के लिए एक बड़ा झटका है। खैर, बहुजन समाज पार्टी में पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं लगातार टूटन आ रही है। राजनीति के रंग हैं जो अभी और गहरा रंग लेंगे, यानी कि माने तो जब चुनाव डिक्लेयर होगा उस टाइम तक काफ़ी हद तक राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पर देश रोजाना की गहरी नज़र रहेगी, पैनी नज़र रहेगी। हम वहाँ के राजनीतिक हालात से आपको अवगत कराते रहेंगे। देश रोजाना उत्तर प्रदेश के सभी प्रखंडों से वहाँ की रिपोर्ट आपको पल पल दिया करेगा। दोस्तों, आज के अभिमत में इतना ही। कल एक नए विषय पर आपके साथ फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।